गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर बायो के लिए और टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 12। पार्ट नंबर क्या पढ़ेंगे इसका 12 नंबर। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसको 6 पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड किया था। इसके अंदर हमने 11 पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और डायग्राम के अंदर हमने वेजाइना तक का पार्ट पढ़ लिया था। बट ओवरी की अपन ने एक्सटर्नल स्टडी की थी। आज हम करेंगे ओवरी की इंटरनल स्टडी यानी उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाशय की, अंडाशय की संरचना या अंडाशय की अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो आज हम 12 नंबर पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या टीएस ऑफ ओवरी यानी अंडाशय की संरचना या अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने के लिए अपन को ओवरी का क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। मैं भी बनाती हूँ, आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा। आप लोग भी इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कीजिए।
ये है प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है, इधर बनाएंगे वेस्क्यूलर फॉलिकल और इधर बनाएंगे ग्राफियन फॉलिकल। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इधर बनाएंगे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, आप लोग भी इसको कंप्लीट कीजिए।
इधर दिखाएंगे रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इधर कार्पस ल्यूटियम, ये हो जाएगी कार्पस एल्बिकन्स। ये हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ये है प्रीमोर्डियल फॉलिकल, और इधर ये है प्राइमरी फॉलिकल, और इधर ये है वेस्क्यूलर फॉलिकल, और इधर ये है ग्राफियन फॉलिकल। इधर ये है कार्पस ल्यूटियम, और इधर ये है कार्पस एल्बिकन्स। ये है स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये बीच का पार्ट मेडुला, इसको बोलते हैं ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, पूरे के अंदर ऐसे न्यूक्लियस शो कर लेना आप लोग। इस पूरे के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, इसके अंदर इस प्रकार से न्यूक्लियस को शो कर देना। ये है जर्मिनल एपिथेलियम, इधर ये है ट्यूनिका परोपरिया। ये डायग्राम किसका है? टीएस ऑफ ओवरी यानी
अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। ये क्या है? टीएस ऑफ ओवरी यानी अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? टीएस ऑफ ओवरी का है। तो आज हम पढ़ेंगे ओवरी का अनुप्रस्थ काट। आप सभी जानते हो फीमेल होती है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी ओवरी पाए जाते हैं। इस ओवरी के चारों ओर 3 आवरण अपन को दिखाई देंगे, जिनमें से एक आवरण जो बाहर की ओर उपस्थित होता है उस आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, जबकि एक आवरण ऐसा होता है जो कि मध्य में उपस्थित होता है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो आवरण होता है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। अब देखिएगा अंडाशय के सबसे आंतरिक आवरण को ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है। अब जो अंडाशय होता है उसके अंदर इस प्रकार से क्या भरा रहता है? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक भरा रहता है। इस संयोजी ऊतक को अपन क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। अब देखिएगा इस स्ट्रोमा का प्रीदिय जो भाग होता है वो अधिक संघन होता है और प्लस पुटक युक्त यानी फॉलिकल्स युक्त होता है। इस पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला कहा जाता है। मेडुला होता है वो कम संघन होता है, उस भाग में ब्लड वेसल्स इसके अलावा नर्व पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अपन को फॉलिकल्स भी दिखाई देते हैं। अब देखिएगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स से लेकर कार्पस ल्यूटियम के बनने तक की क्रिया मनुष्य के अंदर किस प्रकार से संपन्न होती है वो अपन को देखना है। अब देखिएगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल से लेकर कार्पस ल्यूटियम के बनने तक की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। आप सभी जानते हो कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है किसकी? ओवरी की, यानी ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम वाला जो आवरण है वो किससे मिलकर बना होता है? जर्मिनल एपिथेलियल या एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। तो इस ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है उसमें बार बार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होते हैं। उस माइटोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या बनती है? कई oogonia का निर्माण होता है। अब इस प्रकार से बनने वाली जो oogonia होती है वो अंडाणु निर्माण की क्रिया में क्या लेती है? आगे चलकर भाग लेती है। ऐसी oogonia सेल जो कि अंडाणु निर्माण की क्रिया में क्या लेती है? भाग लेती है, वह वर्ती प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है और अपने आकार को पहले की तुलना में क्या कर लेती है? 2 गुना बड़ा कर लेती है। इस प्रकार जो कोशिका बनती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोला जाता है। अब देखिएगा जो प्राइमरी oocyte होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जाकर के रुक जाता है। इसी दौरान इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का समूह क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर जो ग्रेनुलोसा कोशिका होती है वो इस प्राइमरी oocyte को पोषण यानी न्यूट्रिशन प्लस क्या प्रदान करती है? सेफ्टी यानी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब देखिएगा मादा शिशु के जन्म से लेकर पहले तो ये सुनिए कि प्रीमोर्डियल पुटक की संख्या लगभग 10 लाख होती है। प्रीमोर्डियल पुटक की संख्या क्या होती है? 10 लाख होती है और मादा शिशु के जन्म से लेकर तरुण अवस्था तक, कौन सी अवस्था?
तरुण अवस्था तक प्रीमोर्डियल पुटक ही पाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फीमेल होती है उसमें अंड जनन की जो क्रिया होती है वो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब हम बात किसकी कर रहे थे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स की यानी प्रीमोर्डियल पुटक की। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स की संख्या कितनी होती है, 10 लाख होती है। और मादा शिशु के जन्म से लेकर तरुण अवस्था तक क्या पाए जाते हैं, प्रीमोर्डियल पुटक पाए जाते हैं। अब देखिएगा कि इस पुटक की जो ग्रेनुलोसा कोशिका होती है उसके द्वारा एलएच या फिर ये बोल सकते हो कि पुटक परिपक्वन संदमनकारी हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। ये पुटक परिपक्वन संदमनकारी जो हार्मोन होता है वो इस प्रीमोर्डियल पुटक को इसी अवस्था में बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है, ताकि ये प्रीमोर्डियल पुटक इसी अवस्था में बना रहे और आगे का ओवेरियन साइकिल प्रारंभ न हो। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी दौरान अगर पीयूष ग्रंथि होती है वो एलएच और एफएसएच हार्मोनों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। एलएच और एफएसएच हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावण करती है। इन दोनों हार्मोनों के प्रभाव से ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और किसका निर्माण होता है, वेस्कुलर फॉलिकल्स का निर्माण होता है। अब इसी दौरान इस प्राइमरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। अब देखिएगा ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और जो फॉलिकल्स होता है वो परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। यानी जो फॉलिकल बनेगा वेस्कुलर फॉलिकल से आगे चलकर उसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। अब देखिएगा कि एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से एक अंडाशय के अंदर 6 से 12 पुटक क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। 6 से 12 पुटक क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं और इस हार्मोनों के प्रभाव से ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के चारों ओर अन्य कोशिकाएं जो होती है, इस ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के चारों ओर अन्य कोशिकाएं एक आवरण का निर्माण करती हैं जिसको क्या बोलते हैं, थीका बोला जाता है। उस आवरण को क्या बोलते हैं, थीका बोला जाता है। थीका होता है वो 2 लेयर में डिवाइड होता है जिनमें से आंतरिक लेयर को थीका इंटरना बोला जाता है, जबकि बाह्य लेयर जो बाह्य लेयर होती है उसको थीका एक्सटर्ना बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार सेकेंडरी oocyte का बनना, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और थीका नामक आवरण का बनना किस प्रकार एक परिपक्व पुटक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस परिपक्व पुटक को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। अब देखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होती है, ओव्यूलेशन की घटना संपन्न होती है। अब देखिएगा जैसे जैसे जो फॉलिकल, कौन सा फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल अपनी अंतिम अवस्था में प्रवेश करेगा उसी दौरान थीका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण, बट थीका एक्सटर्ना के द्वारा लेयरकारी एंजाइमों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। इसी दौरान अगर भी उस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले एलएच हार्मोन की सांद्रता पहले की तुलना में 6 से 20 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन दोनों ही क्रियाओं के कारण ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है यानी फट जाता है और सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोला जाता है। अब कंडीशन 2 रखी जाती है कि यदि पहले तो ये देखिए कि यदि ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया और सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली गई तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं यानी अंडोत्सर्ग बोला जाता है। अंडोत्सर्ग की घटना रज चक्र के 14वें दिन संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है
कि शेष बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक ब्लड के थक्के के समान संरचना बनती है। शेष बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एक ब्लड के थक्के के समान संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। इनके अंदर पीले रंग की वसीय कणिकाएं पाई जाती है। कौन से रंग की? पीले रंग की वसीय कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं? वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। इन कणिकाओं को ल्यूटीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ल्यूटीन कहा जाता है। और इस कारण इस प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के अंदर पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है जिनको ल्यूटीन, और इस प्रावस्था को ल्यूटियल फेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो एक चक्रीय ग्रंथि होती है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों का क्या करती है? स्राव करती है। ये दोनों ही हार्मोन इस नए ओवेरियन साइकिल को प्रारंभ होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। अब कंडीशन 2 रखी जाती है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्लेसेंटा का क्या हो जाता है? निर्माण, यानी इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। बट यदि निषेचन नहीं हो पाता तो कार्पस ल्यूटियम एक सफेद रंग की संरचना में परिवर्तित हो जाती है जिसको कार्पस एल्बिकन्स कहा जाता है, और इसी के साथ नया ओवेरियन साइकिल यानी नया अंडाशय चक्र क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ टीएस ऑफ ओवरी कंप्लीट होती है। आगे हम 13 नंबर पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर।